नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। कल्पना कीजिए कि दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां युद्ध, प्रतिबंध और ऊर्जा संकट ने हर देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को एक दूसरे से बांध दिया है। तेल अब सिर्फ ईंधन नहीं है, कूटनीति का सबसे ताकतवर हथियार बन गया है। जी हाँ, डिप्लोमेसी का। इसी पृष्ठभूमि में भारत और अमेरिका के बीच जो नई सहमति बनी है वो केवल टैरिफ घटाने की खबर नहीं है, बल्कि आने वाले कई सालों की ऊर्जा राजनीति, व्यापार रणनीति और भू राजनीतिक संतुलन की कहानी है। इस कहानी के केंद्र में है रूस, यूक्रेन, अमेरिका, भारत और अब वेनेजुएला भी। और पर्दे के पीछे रिफाइनरीज हैं, जहाज है, प्रतिबंध है, छूट है और सस्ते तेल की तलाश है। सबसे पहले बात करेंगे भारत अमेरिका डील अचानक क्यों इतनी बड़ी हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से ऐलान किया कि भारत पर लगने वाला जवाबी शुल्क यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ अब 25% से घटा करके 18% हो जाएगा। रूसी तेल से जुड़े अतिरिक्त 25% दंडात्मक शुल्क भी खत्म कर दिए गए और पहली नजर में ये सिर्फ व्यापारिक राहत नजर आती है, लेकिन असल सौदा इससे कहीं बड़ा है। इस डील की 3 बड़ी शर्तें हैं। पहली, रूस और भारत के बीच में कच्चे तेल की खरीद सीमित होगी या फिर बंद भी होगी। भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर तक की अतिरिक्त खरीद करेगा। ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि उत्पादन, कोयला। भारत अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को घटा देगा अमेरिका के लिए और बदले में अमेरिकी बाजार भारतीय निर्यातकों के लिए फिर से सांस लेने लायक बनेगा। ये डील है, शर्तें हैं, क्या है? यूक्रेन युद्ध और रूसी तेल का कनेक्शन भी समझिए और भारत क्यों झुका था रूस की तरफ वो भी समझिए। फरवरी 2022 में आपको जाना होगा जब रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत होती है। पश्चिमी देश रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाते हैं और यहीं से कहानी पलटती है। रूस के पास क्या था? तेल का भरमार, लेकिन खरीदार कम। नतीजा, भारी डिस्काउंट। भारत के सामने क्या चिंता थी? पेट्रोल डीजल की कीमतें ना बढ़े, महंगाई काबू में रहे, ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया और धीरे धीरे फिर बड़े पैमाने पर। और एक वक्त ऐसा आया जब भारत की करीबन 40% तेल आपूर्ति रूस से ही आने लगी। भारत बन गया रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार, सबसे बड़ा तेल कस्टमर। भारतीय रिफाइनरीज किसने रोका, किसने जारी रखा, ये भी समझना जरूरी है। जिन्होंने, जब आदेश आया अमेरिका और भारत के बीच में खटपट बननी शुरू हुई, तो जिन्होंने रशिया से दूरी बनाई, रशिया के तेल से दूरी बनाई, उनके नाम समझ लीजिए। HPCL, MRPL, HMEL, इन कंपनियों ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद रूसी तेल से हाथ खींच लिया, विड्रॉ किया, दूरी बनाई। जिन्होंने धीरे धीरे कम करने का रास्ता चुना वो था OC और BPCL। सबसे बड़ा नाम रिलायंस का है, भारत की सबसे बड़ी निजी रिफाइनरी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री। इसने भी धीरे धीरे हाथ खींचने शुरू किए। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद खरीद को रोका गया, कुछ पुराने कार्गो पूरे करते हुए फिर पूरी तरीके से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब अगला जो टर्म मैं यूज करूंगी वो होगा नायरा एनर्जी का। कहानी का ये सबसे संवेदनशील हिस्सा है। यहाँ कहानी सीधी नहीं है। नायरा एनर्जी, इसमें रोसनेफ्ट की 49.13% हिस्सेदारी है। जी हाँ, रोसनेफ्ट की। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के प्रतिबंध लगे, दूसरे देशों से तेल खरीदने में दिक्कत सामने आने लगी और इसका नतीजा ये हुआ कि नायरा के पास रूसी तेल के अलावा विकल्प लगभग शून्य, सिफर। अमेरिका ने क्या किया? भारत ने समझाया कि नायरा की स्थिति यूनिक है। संकेत मिले कि या तो छूट मिलेगी या फिर स्पेशल अरेंजमेंट होगा, यानी कि पूरी पाबंदी नहीं होगी, नियंत्रित आजादी होगी लेकिन दायरे में, शर्तों के साथ। रूस से हटेंगे तो जाएंगे कहां? फिर वेनेजुएला की एंट्री होती है और यहीं से कहानी में आता है नया किरदार। नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला क्यों खास है?
दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार 303.2 अरब बैरल, वैश्विक हिस्सेदारी 20%। फिर भी तेल बाजार में कमजोर है। क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद खस्ता हाल है, जर्जर है, राजनीतिक अस्थिरता है, लंबे अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं। भारत और वेनेजुएला पुराना रिश्ता है, लेकिन थोड़ा सा चरमराया हुआ, टूटा हुआ सा। भारत कभी भी वेनेजुएला पर निर्भर रहा ही नहीं। वित्तीय वर्ष की अगर आप बात करेंगे, अब थोड़े से आप अगर घटनाक्रम को समझेंगे, जिसमें मैं वित्तीय वर्ष भी आपको बताऊंगी, आयात और मीट्रिक टन के हिसाब से मैं ये आयात आपको बताऊंगी। वित्तीय वर्ष की जब बात करें 17-18 की, तो जो आयात हुआ है वो 18,349 मीट्रिक टन हुआ। 18-19 में 17,322 मीट्रिक टन, 2019-20 में 17,235 मीट्रिक टन और 2020 में 2021 में 4,122 मीट्रिक टन और 2021-22 में 0, 22-23 में 0, 23-24 में 17,010 मीट्रिक टन, 24-25 में 29,81,941, 25-26 की अगर बात करें तो 6,43,097। ये अब तक का मामला है। मतलब साफ है, रूस के विकल्प के तौर पर वेनेजुएला नई कहानी लिख सकता है, लेकिन उसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा ढीला डाला है। वेनेजुएला का तेल भारी है, थोड़ा सा गाढ़ा है और मुश्किलों से भरा हुआ है। यहाँ पर जो असली टेक्निकल खेल है वो आप समझिए। वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है वो हैवी क्रूड ऑयल है, इसमें ज्यादा सल्फर है, ज्यादा रेजिड्यू है, साधारण रिफाइनरी के बस का ये बिल्कुल भी नहीं। और भारत की ताकत की अगर बात की जाए तो भारत ने दशकों पहले तय कर लिया था कि हमें दुनिया के किसी भी कोने का तेल रिफाइन करने लायक बनाना है। और इसका नतीजा ये हुआ कि जामनगर रिफाइनरी की बात करें, जो कि रिलायंस नेल्सन कम्प्लेसिटी इंडेक्स है, जो कि 21 सालों से ज़्यादा इसकी उम्र है। नायरा रिफाइनरी की बात कर लीजिए, इसकी 12 साल से ज़्यादा की उम्र है और कैपेसिटी भी इसकी अच्छी है। मतलब जो तेल दुनिया नहीं रिफाइन कर सकती, भारत कर सकता है। और यही वजह है कि भारत वेनेजुएला के लिए रास्ता खोल सकता है। वेनेजुएला में फंसा हुआ है भारत का $1 अरब। ये कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, ये कहानी पैसे की भी है, लक्ष्मी की भी है। भारत की सरकारी कंपनी ONGC वेनेजुएला के 2 बड़े ब्लॉक्स यानी कि सैन क्रिस्टोबल और काराबोबो 1 अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इसका जो काम है वो ठप पड़ा हुआ है। करीबन $1 अरब यहाँ पर फंसे हुए हैं। अगर वेनेजुएला के साथ तेल व्यापार फिर से शुरू हो जाता है, प्रोजेक्ट चालू हो जाता है, ऑडिट संभव हो जाता है, पैसा वापस मिलने की उम्मीद जगती है, तो बुरा क्या है। लेकिन चुनौतियां हैं। सब कुछ इतना आसान नजर न, जो लग रहा है आसान है नहीं, दूरी है और लंबी दूरी है। भारत वेनेजुएला 40 दिन का सफर, अभी इसको भी समझिए। लागत जो है वो $3 से $4 प्रति बैरल से ज्यादा है और ये डिस्काउंटेड ऑफर है। बिना भारी छूट के सौदा फायदेमंद नहीं है। अमेरिकी नीति पर निर्भरता, आज छूट कल नियम सख्त, विकल्प सीमित हो सकते हैं। और क्या ऐसे में हम रशिया को छोड़ने की कंडीशन में है? और सवाल ये भी है कि क्या रशिया का जो मॉडल था वो वेनेजुएला में एक बार फिर से रिपीटेशन मोड में आएगा, दोहराया जाएगा? रूस के साथ भारत ने यही किया था। संकट में सस्ता तेल, रणनीतिक खरीद, महंगाई पर काबू, और अब संकेत है कि वेनेजुएला भी डिस्काउंट देगा। प्रतिबंध ढीले पड़ सकते हैं, भारत फिर से एक स्मार्ट बायर बन सकता है। और आखिरी में भारत का बड़ा दाव क्या है? क्या भारत के हिस्से में हार है या जीत है? असल में यह डील सिर्फ तेल नहीं है, सिर्फ टैरिफ नहीं है, ये भारत की बहुस्तरीय रणनीति है। अमेरिका से व्यापार राहत है और रशिया से सम्मानजनक दूरी है। वेनेजुएला से अवसर हम तलाश रहे हैं, रिफाइनिंग ताकत का वैश्विक इस्तेमाल हम कर रहे हैं और इसका नतीजा ये होगा कि भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा और रहना चाहता भी नहीं है। वो ऊर्जा का खिलाड़ी बन चुका है, खरीदार भी, प्रोसेसर भी, रणनीतिकार भी। और शायद यही वजह है कि ये डील, जी हाँ, ये डील ऐतिहासिक भी है, अप्रत्याशित भी है और आने वाले वर्षों की तेल राजनीति की दिशा तय करने वाला भी। लेकिन अभी हमें ये जरूर ध्यान में रखना है कि रशिया के साथ में जो भारत के संबंध हैं वो प्रगाढ़ बने रहें और रशिया इस बात को समझे कि
भारत अपनी आवश्यकताओं और वैश्विक अस्थिरता के बीच में स्थिरता को सुनिश्चित रखने की दिशा में ये कदम आगे बढ़ा रहा है। हालांकि भारत का अगर आप बात करें तो ऑयल का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो रशिया के साथ में ज़्यादा देखने को मिला, और आर्टिलरी का भी जो आयात है वो हम रशिया के साथ में करते हैं, और भी चीज़ों का हम आयात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर हम ऑयल सेक्टर को रिफ्यूज़ कर देंगे, हम उसे डिफ्यूज़ कर देंगे, हम उसे कैंसिल कर देंगे तो हमें कहीं और मौके नहीं मिलेंगे। हमें और भी जगहों पर मौके हैं कि हम रशिया के साथ में अपनी दोस्ती को कायम रख सकते हैं। लेकिन हाँ, वेनेजुएला जहाँ पर हमारे $1 अरब फंसे हुए हैं, वहाँ से अगर वो पैसे वसूलने का मौका मिल रहा है तो ये सौदा बिल्कुल भी किसी भी स्थिति में बुरा नहीं है। इसको आप अपने घर के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पैसे अगर कहीं फंसे हुए हैं, आपको वहां से पैसे निकालने का अवसर मिल रहा है तो आप वो अवसर जरूर अवेल करेंगे। आपका मुझे पता नहीं, मैं तो जरूर करती है, और $1 अरब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आप डिजिटल प्राइम न्यूज़ के तमाम जो वीडियोस हैं उनको देखते रहिए, समझते रहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।